हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल जी हैं, वाराणसी में हैं। मैम, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके की पार्टी को तैयार करने के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, लोकसभा 2024 जो है वो इस देश की दिशा को बदलने वाला है। और जिस प्रकार से अभी इंडिया अलायंस 28 संगठनों को लेकर के एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ है, उसके मद्देनज़र हर संगठन जिसकी ताकत 10 की है या जिसकी ताकत 100 की है, पूरे उत्तर प्रदेश में जा कर के, पूरे देश में जा कर के कोनों में अपने संगठन को ज़मीनी तौर पे मजबूती देने का काम कर रहा है, ताकि किसी भी लोकसभा से इस गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आए, इन सभी 28 संगठनों में से हर संगठन अपनी जिम्मेदारी और अपना उसमें योगदान दे सके। सीटों को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? कितने सीट पे इस बार आप लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपना दल उतरेगा और पूरी मजबूती से हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी हैं, अपनी विचारधारा को लेकर के इंडिया अलायंस में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। देवरिया में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, उसके बाद 16 तारीख को अखिलेश यादव वहाँ पे जा रहे हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये सरकार ढोल मंजीरे बजा रही है, लेकिन जो देवरिया में हुआ उससे पहले भी अगर आप हिस्ट्री के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसा ही एक जघन्य कांड कौशाम्बी में होता है, उससे पहले इलाहाबाद में होता है, उससे पहले प्रतापगढ़ में होता है, बनारस में होता है। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद अछूता नहीं है इस प्रकार के अमानवीय कृत्यों से। और ऐसे में अखिलेश यादव जी वहाँ जा रहे हैं, हर पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, स्थितियों का जायज़ा ले रहा है, लेकिन ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इस देश की, इस प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ये सोचने वाली बात है कि इस वक्त जो प्रशासन है यहाँ का, वो बिल्कुल उसके दिमाग से डर निकल चुका है और दलित पिछड़े सबसे ज़्यादा अभी शोषित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था वो मिलने के लिए गया था। सीबीआई जांच की इस घटना को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की गई है। क्या आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, मांग तो कौशाम्बी के लिए भी की गई थी, मांग तो इलाहाबाद के लिए भी की गई थी, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उनके लिए दलित और पिछड़ा सिर्फ वोट मात्र हैं। यदि उनके लिए दलित, पिछड़ा, किसान, कमेरा समाज के लिए संवेदनशील है सरकार, तो फिर एक्शन तुरंत क्यों नहीं होता? जितनी तेज़ी से बुलडोज़र चलता है उतनी तेज़ी से एक्शंस क्यों नहीं होते? बुलडोजर की कार्रवाई की भी मांग की जा रही है दूसरे पक्ष से लगातार। देखिए, बुलडोज़र कार्रवाई करने से कहीं पर भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ चुकी हैं वो ठीक नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत ही पुख्ता कदम उठाने चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए जो हर ऐसे इस कांड में जो दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से ऐसे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि अब आगे जो ऐसा कुछ सोचने वाले हों दलित और पिछड़ों के लिए कार्य करने के लिए, वो उनकी रूह काँप जाए। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसकी मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है? देखिए, जातिवार जनगणना हमारी आज की मांग नहीं है। 2020 में पदयात्रा की थी हमने 2200 किलोमीटर की, तब भी हमने जातिवार जनगणना की मांग की थी, क्योंकि जब जातिवार जनगणना होने के बाद आंकड़े आपके सामने आएंगे, उसके बाद ही आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि जिस समाज की जितनी संख्या भारी है उसकी सदन, शिक्षा, कमाई, पढ़ाई सब में, स्वास्थ्य सेवा में उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये आज की मांग नहीं, बहुत पुरानी मांग है और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है बिहार की सरकार का, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और इस देश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि बिहार जो इसी देश का प्रदेश है, अगर वो जातिवार जनगणना कर सकते हैं तो जातिवार जनगणना इस देश के किसी भी प्रदेश में करके समाज को न्याय दिया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल की अगर बात करें तो दोनों सदन में पास हो गया है, राष्ट्रपति के यहाँ से भी मुहर लग गई है। आप किस तरीके से इसको देखती हैं, क्योंकि अभी तक लागू नहीं हुआ, इसको लेकर के भी तमाम सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस की 2 बैठक हुई और आनन फानन सरकार ने एक मीटिंग कॉल कर दी और विशेष सदन कॉल किया और उसमें महिला आरक्षण बिल को पेश किया और पास भी करा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, इतना सोचते हैं इस देश की आधी आबादी के बारे में, तो मणिपुर पर आपकी चुप्पी क्यों थी? ये तमाम मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए आपने रिजर्वेशन बिल ला दिया सामने और उसमें एक खूंटी गाड़ दी कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक ये लागू नहीं होगा। तो पहले तो जातिवार जनगणना ही करा लेते। जातिवार जनगणना कराइए, महिला आरक्षण बिल लागू करिए और लागू करने से पहले ये स्थितियां साफ कर दीजिए कि जिनके लिए ये बिल है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उनको इस 33% में से कितने की भागीदारी होगी, तब तो आप न्याय दे पाएंगे। अन्यथा महिला आरक्षण बिल के नाम पर फिर आप एक विशेष समुदाय के लोगों को आगे भरने का काम करेंगे।
एक आखिरी सवाल, इजराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है जिसको लेकर के भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इजराइल के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री ने जो है उनसे हालचाल लिया है इजराइल का, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है, वो 2 देशों के बीच का युद्ध नहीं है, वो 2 धर्मों के बीच का संघर्ष है। तो पहले तो इस चीज़ को समझ करके 2 देशों के युद्ध से अलग करके तब नीति बननी चाहिए कि किस प्रकार का सपोर्ट और सहयोग हम दे सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ पल्लवी पटेल जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।